स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम का। ज़रूर आज आप सोच रहे होंगे कि आज जो सर का वीडियो चल रहा है वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से चल रहा है और स्टार्टिंग से ही काफ़ी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो आज का लेक्चर मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई थिंक वो चीज़ तुम लोग पसंद भी करोगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम का। केमिकल इक्विलिब्रियम के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम आज कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक्स देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम से और इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बेसिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है वो चैप्टर हमें क्यों पढ़ना पड़ता है? पहला क्वेश्चन यही है कि ये पढ़ना क्यों है, क्या ज़रूरत है कि हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ने की जो एक वजह है वो एक सिंपल सी वजह है। उस वजह को पहले हम डिस्कस करते हैं। सपोज अगर हम बात करें कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वो रिएक्शन ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। बहुत सारी रिएक्शन होती है जो पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस भी है जिनके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो तो रहा है, लेकिन वहाँ पर जब हम ओवरऑल लास्ट में रिएक्शन को देखते हैं तो बस वहाँ पर प्रोडक्ट तो रहता है, साथ साथ में कुछ रिएक्टेंट पार्ट भी बचा रह जाता है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि वहाँ पे कुछ रिएक्टेंट अभी भी बचा हुआ है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। अगर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है तो इसका मतलब क्या है कि सारी रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होती, सारी रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ नहीं जाती। कुछ कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिनके अंदर कुछ रिएक्टेंट पार्ट भी बचा रह जाता है, कुछ प्रोडक्ट पार्ट रह जाता है साथ में। चीज़ क्लियर है? तो उसके अंदर हम सिंपल सा आज बात करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो रिएक्शंस जो कंप्लीटली कन्वर्टेड नहीं होती प्रोडक्ट के अंदर वो कब तक होगी, मतलब वो कब तक होगी का क्या मतलब है कि वो रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक जाएगी, कब तक वो रिएक्शन जाएगी, उसके बाद वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो ये चीज़ है कि अगर मैं बात करूं तो इस सारी जानकारी को कौन देता है? हमारा ये वाला चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी और चीज़ की। केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो अब ये रिएक्शन कब तक होगी? तो ये रिएक्शन तब तक होगी जब तक कि जो उनका कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन का मतलब समझ पा रहे हो? कॉम्पोजिशन का मतलब तुम कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हो कि जो उनकी कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जब तक फिक्स नहीं हो जाती, मतलब वो एक पॉइंट आएगा उसके बाद वो जो उनका कॉम्पोजिशन है वो वेरी नहीं करेगा। वो वेरी नहीं करेगा तो उस स्टेट को, उस जो जो वो भी जहाँ पे वो पोजीशन में वो चीज़ होती है, मतलब जहाँ पे कॉम्पोजिशन फिक्स होता है, उस चीज़ को हम सिंपल बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। उसको हमारी केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोला जाता है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब वो स्टेट जहाँ पर कॉम्पोजिशन फिक्स हो जाता है। किसका कॉम्पोजिशन? जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, मतलब उसके बाद वो वेरी नहीं करेगा, मतलब उनका जो कॉम्पोजिशन है ना तो वो रिएक्टेंट का उससे आगे जाएगा ना प्रोडक्ट का उससे पीछे जाएगा, मतलब उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। तो ऐसी स्टेट को केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आई थिंक चीज़ क्लियर हुई होगी कि क्या चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है, ये इक्विलिब्रियम हमारे पास दो टाइप का होता है। ये जो इक्विलिब्रियम होता है, ये इक्विलिब्रियम हम जनरली बोले तो हमारे पास दो टाइप का इक्विलिब्रियम है। हमारे पास दो टाइप का। फर्स्ट टाइप का इक्विलिब्रियम होता है हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट टाइप है हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम। पहले इसी को समझने की कोशिश करते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि फिजिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या है कि फिजिकल चेंज मतलब स्टेट चेंज। सिंपल सी चीज याद रखो कि फिजिकल चेंज बोल रहा हूं मतलब स्टेट चेंज हो जाएगा। वहां पे तुम्हारा जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। स्टेट चेंज होने के लिए मैं एक एग्जांपल से बात करता हूँ तुम्हारे, कि जैसे कि वाटर है हमारे पास, तो सॉलिड अगर हमारे सॉलिड फॉर्म में तो हम स्पाइस बोल देते हैं। तो सॉलिड का इक्विलिब्रियम किसके साथ? H2O लिक्विड के साथ। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो तुम्हारा ये जो कंपाउंड है H2O, ये H2O रिएक्टेंट की तरफ भी सेम है और ये कंपाउंड किसकी तरफ सेम है? प्रोडक्ट की तरफ भी सेम है। लेकिन जो इसकी स्टेट है, जो इसकी फिजिकल स्टेट है, वो फिजिकल स्टेट में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है।
तो सॉलिड और लिक्विड का जो इक्विलिब्रियम होता है वो तुम्हें अगर पता हो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फिजिकल चेंज हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं है। केमिकल चेंज होने का मतलब है कि पूरा का पूरा कंपाउंड ही चेंज हो गया, कंपाउंड डिफरेंट आ गया, जब रिएक्ट हुआ तो कंपाउंड डिफरेंट आ गया। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड तो सेम है, बस उसकी फिजिकल स्टेट में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। जैसे कि क्या हुआ कि सपोज मेरे पास NaCl सॉलिड है, अब मैंने क्या किया, इसको पानी के अंदर डाल दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, पानी के अंदर डाल दिया। तो इसकी जो अब हमारे पास जो भी एक स्टेट होगी वो NaCl एक्वस होगी, क्योंकि पानी के अंदर डाल दिया। तो अब तुम देखोगे यहाँ पे जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसका कंपाउंड सेम है, लेकिन जो उसकी फिजिकल स्टेट है वो क्या हो गई, चेंज। तो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है तो उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं, स्टेट चेंज हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल चेंज। और इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो ये पहला टाइप है, ये पहला टाइप है जिसके अंदर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, जिसमें फिजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल तुम्हें देखने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे केमिकल चेंजेस में मतलब क्या है कि दो कंपाउंड, दो एलिमेंट या दो कंपाउंड आए, दोनों ने रिएक्ट किया और एक डिफरेंट प्रोडक्ट बना लिया। जैसे कि सिंपल H2 था, H2 गैस है प्लस I2 गैस है, ये दोनों रिएक्ट किए और बना लिया 2HI गैस। एक तो ये चीज होगी, इसमें क्या हो रहा है कि दो रिएक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिजिकल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है और केमिकल रिएक्शन होने के पास एक डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम है उस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि जो हमारा फेवरेट है सबसे ज्यादा, N2 + 3H2 से कन्वर्ट होगा हमारा 2NH3 गैस। ये चीज हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सिंपल इसको बोलते हैं हम हेबर्स प्रोसेस, ये इसका काफी पॉपुलर इक्वेशन है ये। N2 + 3H2 से हो गया हमारा 2NH3। तो N2 + 3H2 से 2NH3 हो गया, मतलब यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं और उसके बाद NH3 हमें एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें केमिकल इक्वेशन देखने को मिल रही है। वो केमिकल इक्वेशन से मतलब यहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे फेस चेंज की या यहाँ पे स्टेट चेंज की बात नहीं हो रही है। तो आई थिंक ये दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम तुम्हें चीजें क्लियर होगी। बहुत सिंपल सी चीज है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर फिजिकल चेंजेस, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर केमिकल चेंजेस, और कुछ जो एग्जांपल से तुम्हें मैंने समझाया वो चीजें तुम्हें जल्दी से। तो आगे चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। तो पहले इसके बारे में देखते हैं ये चीजें क्या होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में, रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर अगर एक बार कोई रिएक्टेंट ने रिएक्ट कर लिया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोडक्ट की टेंडेंसी फिर से नहीं होगी कि वो रिएक्टेंट में वापस आ जाए। मतलब एक बार अगर रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई तो वो बैकवर्ड नहीं आ सकती, मतलब उसका ओनली एक डायरेक्शन में होना ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है, विच प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन, कि वो रिएक्शन जो ओनली एक डायरेक्शन में हो सकती है। रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे इसका रिवर्स, कि वो प्रोसेस विच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शंस, एक डायरेक्शन की अगर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन हो सकती है। अगली बात करें कि जो भी इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती है उनको किस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो कभी भी इस तरीके का अगर साइन आएगा तो ये वाला साइन जो होता है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिनोट करता है, और कहीं पे अगर इस टाइप का साइन आए
तो ये चीज रिवर्सिबल रिएक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, सिंपल सी चीज याद रखनी है। ये रिप्रेजेंटेशन किसका है? रिवर्सिबल रिएक्शन का। ये रिप्रेजेंटेशन किसका है? रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हम कुछ इस तरीके से इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन को, और रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल के अंदर हम कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वो चीज भी तुम्हें याद रखनी है। अगर मैं बात करूं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम तो तब आएगा ना जब हम कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिक्स्ड कॉम्पोजिशन बच जाए। लेकिन इरिवर्सिबल के अंदर तो कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यहाँ पे अचीव नहीं होता, लेकिन अटेन इक्विलिब्रियम एट अ पर्टिकुलर स्टेट। किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम इक्विलिब्रियम यहाँ पे अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता, मतलब इरिवर्सिबल के अंदर इक्विलिब्रियम की बात नहीं होती है, रिवर्सिबल के अंदर इक्विलिब्रियम की बात होती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की ओर बात करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल देखें कि जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है हमारे पास, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की बात करें, जैसे कि HCl है, HCl ने NaOH के साथ रिएक्ट किया और बनाया NaCl प्लस वाटर। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस का न्यूट्रलाइजेशन है। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है ना, पूरी की पूरी रिएक्ट होकर इसमें कन्वर्ट हो जाती है। अब हम क्या नहीं कर सकते हैं, इस NaCl और वाटर को मिला के हम वापस से ये चीज कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर हमने प्रोडक्ट बना लिया तो हम इस प्रोडक्ट को वापस इस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो एक सिंपल सी चीज है यहाँ पे जिसको तुम समझ सकते हो कि ये रिएक्शन अगर रिवर्स नहीं हो सकती, जो रिवर्स नहीं हो सकती उसको बोल दिया इरिवर्सिबल, और जो रिवर्स हो सकती है उसको बोल दिया रिवर्सिबल। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, और अगर रिएक्शंस देखें इसके अलावा, अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखें या कुछ पीपीटी रिएक्शंस होती है, उसको भी देखें, तो AgCl प्लस NaNO3 से अगर रिएक्ट करता है तो अपने पास बनता है AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो यहाँ पे जो AgCl बनता है वो जो पीपीटी, ये प्रेसिपिटेशन, पीपीटी बोलते हैं प्रेसिपिटेशन को। तो ये प्रेसिपिटेट को दिखाने का साइन होता है, डाउनवर्ड एरो। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, ये आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर आएगा, लेकिन फिलहाल तुम ये चीज को नोटिस कर सकते हो। इसके आगे चलते हैं। फिर रिवर्सिबल जो रिएक्शन होती है, इसके एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। इसके अंदर दो टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। पहला होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का अंदर क्या है कि इसके अंदर ओनली वन फेज है, एक फेज होता है ओनली। इसके अंदर कितना फेज होता है? ओनली वन फेज होता है। कैसे होता है वो समझते हैं। जैसे कि अपने अभी रिएक्शन देखी थी थोड़ी देर पहले, N2 + 3H2 गैस से कन्वर्ट हो जाएगा 2NH3 गैस के अंदर। तो अगर तुम देखोगे तो जो रिएक्टेंट का फेज था, वो रिएक्टेंट का फेज था गैसियस फेज, और जो प्रोडक्ट का फेज है वो क्या है? गैसियस फेज। मतलब फेज के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब जो पूरी रिएक्शन हुई है उसमें फेज में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो इस टाइप की इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं क्या? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल से देखते हैं, सी डायमंड कन्वर्ट हो रहा है सी ग्रेफाइट के अंदर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। सी डायमंड कन्वर्ट हो रहा है सी ग्रेफाइट के अंदर। तो यहाँ पे डायमंड जो है वो भी सॉलिड फॉर्म है, ग्रेफाइट है वो भी सॉलिड फॉर्म है। बस वो क्या हो रहा है, यहाँ से हम एक से दूसरे एलोट्रॉप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो फिजिकल स्टेट है वो दोनों सेम है, और अगर फिजिकल स्टेट सेम है तो उस टाइप की इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे हम? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोल देंगे। अगला एग्जांपल, एक और चीज होती है यहाँ पे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। इसके अंदर होते हैं मोर देन वन फेज, एक से ज्यादा फेज होते हैं। इसके अंदर एक से ज्यादा फेज होते हैं, उस टाइप के बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, CaCO3 सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है अपना CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो CaCO3 है उसका जो कॉम्पोजिशन है या जो उसका फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है, यहाँ पे भी सॉलिड है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? गैस। मतलब जो फिजिकल स्टेट है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। और फिजिकल स्टेट चेंज हो गया मतलब यहाँ पे एक फेज तो है अपने पास सॉलिड फेज, एक फेज है हमारे यहाँ पे गैसियस फेज। तो मोर देन वन फेज हमें देखने को मिल रहे हैं, और किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर हमें मोर देन वन फेज देखने को मिलता है तो वो होगी हेट्रोजीनियस, और जिसके अंदर ओनली हमें एक फेज देखने को मिलता है वो होगा हमारा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये सिंपल सा दो टाइप की रिएक्शंस होती है, चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सिंपल सा इनका रिप्रेजेंटेशन हमें पता होनी चाहिए। ये ओनली एक डायरेक्शन में होती है, दोनों डायरेक्शन में जाती है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन।
ये एक टाइप का लॉ है जो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ये लॉ हमें बताता है कि कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन के अगर हमें रेट फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड का मतलब क्या है कि वो रिएक्शन कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, उस रिएक्शन की रेट को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये लॉ बोलता है कि जो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है एक्टिव masses of reactant substance। ठीक है, ये बोलता है कि किसी की रेट जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिव सब्सटेंस। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर ये नया वर्ड कहाँ से लेके आ गया भाई, एक्टिव मासेस। तो एक्टिव मासेस का सिंपल सा कुछ मीनिंग नहीं है, तुम इसको अगर सिंपल सा देखोगे तो एक्टिव मास का सिंपल सा मीनिंग है कॉन्सेंट्रेशन। तुम्हें इतना याद रखना है कि कहीं पे भी अगर एक्टिव मास वर्ड यूज कर रहा है मतलब वहां पर वो तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है। एक्टिव मास का मतलब क्या है, तुम्हें वहां पे कॉन्सेंट्रेशन की बात करना है। कॉन्सेंट्रेशन भी किस में, कॉन्सेंट्रेशन भी मोल पर लीटर। ठीक है, N/V जो हम यूज करते हैं, N/V जो यूज करते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर वाला, वो कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मास की जगह यूज करना है तुम्हें। और साथ साथ में क्या करना है कि सपोज अगर किसी इक्वेशन के अंदर कोई इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उसको यहाँ पे तुम पावर में लगा दोगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा रेट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्टिव मास से सिंपल क्या है, कॉन्सेंट्रेशन किसमें, मोल पर लीटर के अंदर। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है ए से कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा B+C में, और रिएक्टेंट, मेन चीज है कि रिएक्टेंट सब्सटेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे कोई बोलेगा कि बताओ रेट क्या है, तो रेट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ये, रेट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ये। अब यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, ये इसको हम ऐसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है, ये ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन को। तो कहीं भी अगर तुम्हें इस तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट दिखे, मतलब इसके अंदर ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो रेट प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सिंपल तुम्हारे पास ए हो जाएगा। फिर इसके बाद और एग्जांपल देखते हैं। जैसे A+B से अपना कन्वर्ट हो गया C+D के अंदर सपोज, तो इसका रेट किसके बराबर होगा, इसका रेट प्रोपोर्शनल टू होगा अपना A इंटू बी। ठीक है, A इंटू बी के होगा। फिर आगे चलते हैं अपना थर्ड की तरफ। जैसे कि अगर एग्जांपल लेता हूँ कि 2A+3B से कन्वर्ट हो रहा है C+D में सपोज, तो अगर मुझे कोई बोलता है कि भैया इसका रेट लिख के बताओ, तो इसका रेट होगा प्रोपोर्शनल टू A² इंटू बी क्यूब। ठीक है, ए का स्क्वायर मतलब ये 2 इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू बी का क्यूब मतलब इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये चीज तुम्हारे पास निकल के आती है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें सिंपल से याद रखनी कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है। लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो रेट उसके एक्टिव मासेस के प्रोपोर्शन होता है, सिंपल अगर हम बात करें। और अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उसकी पावर में चला जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा जनरल इक्वेशन की बात करें, जनरल इक्वेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो सपोज अगर हम कोई इक्वेशन लेते हैं, A+BB से प्रोडक्ट बना रहे हैं। सपोज A और BB से अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट बनाने पे हमें क्या दिखेगा कि इसका जो भी रेट है वो रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, A इंटू B हो जाएगा, क्योंकि A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर A इंटू B की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर B, तो ये रेट हो जाएगा। जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसको बोलते हैं K। इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल K। और K जो होता है वो K होता है हमारे पास रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। ये होता है रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, रेट कांस्टेंट। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो भी ये कॉन्सेंट्रेशन हम लिखते हैं ना, ये तुम्हें कंपलसरी है कि तुम्हें ओनली गैसियस की ही लिखनी है। तुम्हें कभी भी किसी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की, फॉर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का जो भी एक्टिव मास होता है उसको हम 1 यूज करते हैं। तो फॉर प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स एक्टिव मास तुम्हें हमेशा 1 लेना है। मतलब यहाँ पे जो भी तुम्हें कभी सपोज किसी इक्वेशन के अंदर कोई सॉलिड आ जाता है या कोई प्योर लिक्विड आ जाता है, प्योर सॉलिड आ जाता है, तो तुम्हें उस कंडीशन में ये जो ब्रैकेट ए, ये सपोज अगर ये सॉलिड है कोई, तो इसकी वैल्यू तुम्हें 1 पुट करनी है। ये जो भी वैल्यू यूज तुम यहाँ पे पुट करोगी ये ओनली गैसियस फॉर्म में होना चाहिए,
या फिर किसी अदर फॉर्म में, लेकिन इन दोनों फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों फॉर्म में अगर तुम्हारे पास कहीं पे लिखा हुआ है तो तुम्हें सीधा का सीधा वहां पे वैल्यू पुट कर देनी है 1। ये चीज़ याद रहेगी। तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? रेट प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। कुछ एग्जांपल से तुम्हें सब चीज़ें समझ में आ गई होगी, फिर एक जनरल इक्वेशन से चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसका लॉ ऑफ मास एक्शन का हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हुए। और हमें प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड कभी भी दिख जाता है तो एक्टिव मास को 1 पुट करना है, ठीक है। ये चीज़ बाई चांस अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट चल भी रहा है तो आगे वाले आने वाले क्वेश्चनों में मैं तुम्हें इसको क्वेश्चंस के अंदर करके बताऊंगा, ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी तुम्हें आ जाए। तो अब बात करते हैं कि सर आज का जो लेक्चर था वो कुछ डिफरेंट तरीके से हमें देखने को मिला। और सर आज के आपने पढ़ा तो दिया, लेकिन उसके जो नोट्स हैं हम वो कहाँ से देखें? तो नोट्स के लिए तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है। उस ब्लॉग पे जाके तुम क्लिक करोगे, उस ब्लॉग पे जाओगे तो तुम्हें उस ब्लॉग के ऊपर एक सिंपल सा कुछ मैंने पिक्स अपलोड किए हुए हैं, कुछ फोटोज़ अपलोड किए हुए हैं। वो फोटोज़ हैंड रिटन नोट्स है। वो हैंड रिटन नोट्स को तुम्हें वहाँ से जाके लिखना है। अब सोच रहे होंगे कि सर पीडीएफ ही दे देते तो सीधा लिख लेते। उसका एक रीज़न ये भी है कि कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम जो चीज़ें हैं हमारे पास, जो भी हमारे लिखने के लिए चीज़ें हैं, कुछ बुक्स है, कुछ पेन है, वो थोड़ी सी चीज़ें क्या हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो एक सिंपल सी चीज़ मैंने यहाँ पे सोची है कि तुम्हारे थोड़े डिजिटली नोट्स प्रिपेयर कर दिए जाए। डिजिटली तुम्हारे साथ वहाँ पे चीज़ें रखी होगी, बस तुम्हें क्या करना है कि कभी भी अगर तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ती है तो तुम सीधा उस ब्लॉग के ऊपर जाओगे। ब्लॉग के ऊपर जाते ही तुम्हें सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करते ही तुम्हें सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तुम्हें वहाँ से रीड करनी चीज़ें, रीड करने के बाद फिर तुम्हें क्या करना है, तुम आसानी से बाकी जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सकते हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जाके नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे। जिसके पास चीज़ें हैं, जो अच्छे से नोट्स बना सकता है, वो काफ़ी अच्छे से जाके वहाँ से नोट्स बनाए। काफ़ी अच्छे से मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, तो नोट्स वहाँ से जाके लिखेगा, चीज़ों को समझेगा, तो काफ़ी अच्छे से तुम चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। बाकी मेन चीज़ तुम्हें क्या करना है, अच्छे से पढ़ते रहना है, अच्छे से चीज़ें करती रहनी है, अपने मोटिवेशन को लगातार हाई लेवल पे रखना है, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इफेक्टिव वे में कर पाओ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। तब तक के लिए बाय।